हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज। आज के इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से हम अपने पढ़े हुए टॉपिक का रिवीजन करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले डिजीज और हेल्थ चैप्टर से हमने लिया है उसी को देखेंगे कि किस तरीके से इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक का हमने चयन किया है, मलेरिया, कैंसर और एड्स। ये तीन बीमारियां क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम का अगर हम बात करें तो क्लास 12th के एग्जाम में ये तीन बीमारियों से संबंधित प्रश्न आमतौर पे छोटे या दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इनका अपना स्लॉट होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मलेरिया, कैंसर तथा एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। तो उसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन जो देखेंगे, मलेरिया का रोग जनक क्या है। अब आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आज ही इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस पोर्टल पे आपको इन तीनों बीमारियां जिसका मैंने जिक्र करने जा रहा हूं, मलेरिया, कैंसर और एड्स के वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध हैं और इसकी क्लासेस आपको उपलब्ध कराए भी गए हैं। और मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और उसके बेस पे ये जो क्वेश्चन है उसे बनाने का प्रयास करें। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मलेरिया से संबंधित है वो है कि मलेरिया का रोग जनक कौन है। स्क्रीन पे आप चार ऑप्शन देख रहे होंगे। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, नाम आपने सुना होगा। प्लाज्मोडियम दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ट्रिपैनोसोमा और चौथा लिस्मानिया। तो आंसर तो आपको इसका बताएंगे ही, लेकिन साथ साथ ये चारों ऑप्शन से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मलेरिया का रोग जनक पूछा जा रहा है, कॉजेटिव एजेंट पूछा जा रहा है, तो बिना कोई देरी किए हम बता सकते हैं प्लाज्मोडियम इसका सही आंसर है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ का वो जीव है जो मलेरिया बीमारी का कारक माना जाता है। रही बात अगर हम एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की बात करें और इसे हम डिजीज और हेल्थ वाले चैप्टर से जोड़ने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबिये पेचिस के लिए उत्तरदायी होता है। ये आपको क्लास 12th के इस सिलेबस में पढ़ना है, अमीबिये पेचिस। अगर हम दूसरा ट्रिपैनोसोमा की बात करें तो ट्रिपैनोसोमा जो है एक तरीके का स्लीपिंग सिकनेस क्रिएट करने वाला प्रोटोजोन्स है। ये भी प्रोटोजोआ संघ का है और ये निद्रा की बीमारी को जो है वो प्रमोट करता है। लिस्मानिया डोनोवानी की बात करें तो ये काला जर जैसे बीमारी का एक तरीके से प्रमुख कारक है। तो ये तीनों को मैंने जोड़ के बताया कि जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनका भी डिजीज से, उनका भी हेल्थ से कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव है, लेकिन मुख्य तौर पे जो आपका आंसर है पहले का वो होगा प्लाज्मोडियम बीमारी मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट। आते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर और यहाँ पे हम देखेंगे, दूसरे क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि मलेरिया से संबंधित ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मलेरिया का वाहक कौन है। पहले में आपसे पूछा जा रहा था मलेरिया का कारक कौन है और दूसरे सवाल में आपसे पूछा जा रहा है इसका वाहक कौन है। तो अगर हम वाहक की बात करें तो ऑप्शन है नर एनोफिल्स, मादा एनोफिल्स, एडिज मच्छर और क्यूलेक्स मच्छर। ये चारों जो है मच्छरों के प्रजातियों का ही उल्लेख किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये मलेरिया बीमारी का वैक्टर कौन है। तो वैक्टर हमने आपको वीडियो में बताया था कि वैक्टर वो होते हैं जो बीमारी को ढो के कैरी करके आप तक ले आते हैं, और वो है, अगर हम मादा एनोफिल्स की बात करें तो वो ये मलेरिया का वैक्टर माना जाता है। मादा एनोफिल्स यानी फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो ये मच्छर है जो बीमारी का वाहक है। अगर हम नर एनोफिल्स की बात करें तो उनका बीमारी से कोई लेना देना नहीं होता है। एडिज की अगर हम बात करें तो ये डेंगू जैसे बीमारियों के लिए उत्तरदायी होता है। और यदि हम क्यूलेक्स मच्छर की बात करें तो ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे फाइलेरिया इस तरीके के रोग को भी स्प्रेड करते हैं। यानी दूसरे का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो होगा मादा एनोफिल्स मॉस्किटो, ये मलेरिया बीमारी का वैक्टर मानी जाती है। आते हैं तीसरे क्वेश्चंस में। हम लोगों ने पहले ही बात किया है कि तीन टॉपिक का हम लोग चयन किए हैं, मलेरिया, कैंसर और एड्स के बारे में। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो मलेरिया से संबंधित है और ये भी क्वेश्चंस उतना ही कंफ्यूजिंग है। वो है कि मनुष्य में मलेरिया परजीवी का संक्रमणकारी चरण कौन सा है। मतलब कि मलेरिया का एक तरीके से पूछा जा रहा है कि इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, कौन सा ऐसा स्टेज है जो आपके बॉडी के अंदर जाता है और मलेरिया को जो है वो आपके अंदर डेवलप करता है।
ऑप्शन है मीरोजोइट, स्पोरोजोइट, ट्रोफोजोइट और गैमेट। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इस आधार पे आपको बताना है कि मलेरिया परजीवी का इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है, संक्रमणकारी चरण कौन सा है। तो ये मैंने आपको बताया था, ऑप्शन होगा इसका बी स्पोरोजोइट। मैंने बताया था कि एक सिक्कल आकार की संरचना होती है स्पोरोजोइट, और यही स्पोरोजोइट जो है इस बीमारी का एक तरीके से इन्फेक्टिव स्टेज माना जाता है मलेरिया बीमारी का। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पोरोजोइट, और ये स्पोरोजोइट भी पूछा जाता है एग्जाम में किस आकार का होता है, तो आप बताएंगे सिक्कल आकार का होता है। तो मलेरिया से संबंधित 3 प्रश्न जो एक बार फिर से आपके सामने हम रिवाइज कराना चाहेंगे। पहला मलेरिया का कारक, दूसरा मलेरिया का वाहक, और तीसरा मलेरिया का संक्रमणकारी अवस्था। ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तीनों को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। जब कारक की बात होगी तो प्लाज्मोडियम का नाम देंगे, जब वाहक की बात होगी तो मादा एनोफिल्स का नाम देंगे, और जब इन्फेक्टिव स्टेज की बात होगी तो हम स्पोरोजोइट का नाम देंगे। क्लियर है? आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, वो होगा चौथा प्रश्न, और वो भी मलेरिया से संबंधित होगा। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बीमारी देख रहे हैं आप मलेरिया, इसमें पूछा जा रहा है कि जो प्लाज्मोडियम का जो लैंगिक जनन होता है वो कहाँ होता है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि प्लाज्मोडियम का जो जीवन काल है इसको हम लोगों ने डाइजेनेटिक बताया था, 2 चरणों में बताया था। और उसमें हमने कहा था कि मनुष्य के शरीर में जो है वो अलैंगिक जनन होता है, और मनुष्य के शरीर के बाहर मच्छर के बॉडी में लैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से समझ सकते हैं कि ये जो मादा एनोफिल्स मच्छर है इसी में जो है इसका लैंगिक जो है सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलता है। मनुष्य के केस में अलैंगिक जनन होता है, जहाँ पे आपने देखा कि स्पोरोजोइट जो संक्रमण अवस्था था वो बॉडी के अंदर इंटर करता है, अब वो आगे जाके अपना आकार बदलता है और बाद में वो मीरोजोइट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया मलेरिया से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले प्रश्न हम देखते हैं कि मलेरिया के पेशेंट को ये जो बार बार बुखार आता है वो इनमें से किन की वजह से होता है। जनरली मलेरियल फीवर जो है बहुत विख्यात फीवर है जहाँ कपकपी के साथ तेज बुखार आता है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि मलेरिया के पेशेंट को ये जो बार बार बुखार आ रहा है उसमें इनमें से क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से बुखार आ रहा है बॉडी में। पहला आरबीसी के फटने से, दूसरा डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से, तीसरा प्लेटलेट के बढ़ने से, या चौथा हीमोग्लोबिन के बढ़ने से। तो इसका आसानी से आंसर आप दे पाएंगे। ये जो आरबीसी जो होता है ना ये रप्चर्स होता है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आरबीसी के फटने से या इनके रप्चर्स होने से एक इम्पॉर्टेंट केमिकल का भी हमने जिक्र किया था रिलीज होता है, उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं हीमोज्वाइन। और इसी हीमोज्वाइन की रिलीज होने की वजह से मलेरिया के पेशेंट को कपकपी आती है, और इस कपकपी के साथ बुखार भी चढ़ता है। तो यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए कंसेप्ट हो गया कि मलेरिया के पेशेंट को बार बार बुखार आ रहा है, उस बुखार का कारण है कि आरबीसी जो है वो एक तरीके से फट रहा है, और वहाँ पे हीमोज्वाइन जैसे केमिकल रिलीज हो रहे हैं, और इन्हीं केमिकल के रिलीज होने से पेशेंट को कपकपी के साथ बुखार आता है। तो ये आप देख पा रहे हैं मलेरिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके कंसेप्ट को एक बार फिर से रिफ्रेश करने का काम करेंगे। अब आते हैं हम लोग आगे। मलेरिया से ये जो 5 प्रश्नों का सीरीज था इसमें हम 2-3 क्वेश्चंस अलग से और जोड़ते हैं, और ये क्या आप जानते हैं कि सीरीज से होगा। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये 3 प्रश्न अलग से आप याद रखेंगे मलेरिया का जो बेहद इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछा जाएगा मलेरिया बीमारी का जैविक नियंत्रण हम कैसे करते हैं। पिछले वीडियो के आधार पे या पठित वीडियो के आधार पे क्या आप कमेंट करना चाहेंगे कि जैविक नियंत्रण हम कैसे करते हैं। तो आप पाएंगे कि मलेरिया बीमारी में मैंने बताया था जैविक नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया मछली का प्रयोग किया जाता है। और ये जो गैम्बूसिया मछली है ये मच्छर के लार्वा को खा जाती है, और इसके खाने से मलेरिया का जो संकट है, जो भविष्य में संकट हो सकता है, वो टल जाता है। तो गैम्बूसिया का यूज एक तरह का जैविक नियंत्रण है। ये मलेरिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ सकता है। दूसरा, एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरिया ड्रग यानी मलेरिया से बचने के लिए जो हम दवाई लेते हैं, इसके बारे में भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि एंटी मलेरियल ड्रग का नाम बताइए। तो आपको बताना होगा वो ड्रग है क्यूनिन।
क्यूनिन जो है वो एक महत्वपूर्ण मलेरिया से लड़ने के लिए दवाई है जो सिंकोना पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मलेरिया से संबंधित क्वेश्चन होगा। मुझे लगता है कि मलेरिया से संबंधित जो क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं उसको हम लोगों ने आपको वीडियो लेसन के माध्यम से भी समझाया है और अलग से इस क्वेश्चन सीरीज में भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आते हैं एक और क्वेश्चन जो मलेरिया से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। वो दो लोगों की भूमिका होगी, एक होंगे रोनाल्ड रॉस और दूसरा होंगे चार्ल्स लेवरन। इनके कंसेप्ट को भी आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, जहाँ पे चार्ल्स लेवरन ने मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है ये बताया था और डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मच्छर के अंडे में उस साइड में पहली बार प्लाज्मोडियम को देखने का काम किया था। ये दोनों साइंटिस्ट को मलेरिया से संबंधित, प्लाज्मोडियम से संबंधित तथ्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो ये है मलेरिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये तीन अलग से भी आप जोड़ लेंगे, जैविक नियंत्रण, मलेरिया से संबंधित औषधि और मलेरिया के खोज में वैज्ञानिकों की किसकी भूमिका थी। अब मलेरिया के बाद अगले टॉपिक में उससे संबंधित क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं और यहाँ संबंधित क्वेश्चन होगा हम लोग का कैंसर से। कैंसर से भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे और जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे एक तरीके से, ताकि आपके दिमाग में जाए कि वो सवाल एग्जाम में आ सकता है। तो आइए कैंसर से हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो कैंसर की जो कोशिका होती है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। इसमें से कौन सी कैंसर की मुख्य विशेषता है, कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ऑप्शन की बात करें तो पहला है नियंत्रित कोशिका विभाजन। कोशिकाओं के कंट्रोल डिवीजन से कैंसर का लेना देना है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कोशिकाएं नियंत्रित विभाजित होंगी तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो यानी कि आंसर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। कैंसर के कोशिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो अनियंत्रित विभाजित होते हैं और इसी कड़ी में कैंसर वाली वीडियो में आपको बताया गया है कि कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से शरीर में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग एक तरीके से कैंसर कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनकंट्रोल सेल डिवीजन, यानी अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर के कोशिकाओं की सबसे प्रमुख विशेषता है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कैंसर से संबंधित जो दूसरा प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं वहां आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है इसकी विशेषता क्या होती है। क्या विशेषता होती है? चार ऑप्शन है। पहला कि ये जो ट्यूमर होता है जिसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं ये एक ही स्थान पर केंद्रित होता है। दूसरा पूछा जा रहा है कि शरीर के अन्य भागों में ये फैल सकता है। तीसरा है ये कभी विभाजित नहीं होता और नंबर 4 में दिया गया है कि इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो, नंबर 4 में जो ऑप्शन दिया गया उसको भी देख लिया जाए। लेकिन वैसे अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है तो आपका आंसर अभी इसी में मिल गया होगा। यानी कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, मैंने कहा था कि एम से मैलिग्नेंट होता है और एम से ही हिंदी में आप मौत भी कहेंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत खतरनाक होता है और मैंने कहा था कि एक और एम यूज करिएगा, मेटास्टेसिस करता है, यानी कि ये शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है। यही मेटास्टेटिक प्रॉपर्टी मैलिग्नेंट ट्यूमर की सबसे खास बात होती है और इसकी वजह से बड़े पैमाने पे मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसकी विशेषता ये होती है कि ये जो है बॉडी के अन्य भाग में फैलते हैं और इससे जो है वो शरीर को एक तरीके से कैंसर के ग्रोथ को या कैंसर के बढ़ने को तेजी से विकसित कर पाते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहां पे हम लोग देखेंगे कैंसर से ही संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य। ये तथ्य जो होगा वो होगा निम्न में से कौन सा कार्सिनोजेन है। इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कार्सिनोजेन है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें कार्सिनोजेन है। पहला ऑप्शन आप देखेंगे दे रहा है तंबाकू, दूसरे ऑप्शन में दे रहा है विटामिन सी, तीसरे में दे रहा है ग्लूकोज और नंबर 4 में जो ऑप्शन दे रहा है वो है आपका इंसुलिन। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि भैया इंसुलिन तो एक तरीके से इसकी कमी से शुगर वगैरह जैसा समस्या होता है। ग्लूकोज की कमी एक तरीके से ग्लूकोज को परिवर्तित कर देता है ग्लाइकोजन में, तो इंसुलिन तो नहीं होगा निश्चित तौर पे।
विटामिन सी देखने में लग रहा है कि भैया ये तो गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो खट्टे फलों से आप प्राप्त करते हैं, ये आपके बॉडी को एनर्जाइज करेगा। ग्लूकोज ऐसा नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान आंसर होगा कि कार्सिनोजेन वो होते हैं जो कैंसर को प्रेरित करते हैं। और इनमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है तंबाकू, ये एक प्रकार का कार्सिनोजेन है। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कैंसर में ही। यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये जो कैंसर की कोशिकाओं का दूसरे अंगों में फैलना क्या कहलाता है। ये जो कैंसर की कोशिकाएं हैं ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक जो फैलती हैं ये क्या कहलाती हैं। 4 ऑप्शन इसके लिए आपको दिए गए हैं। पहला, क्या ये उत्परिवर्तन कहलाती हैं। दूसरा, क्या ये मेटास्टेसिस कहलाती हैं। तीसरा, प्रतिरक्षा कहलाती हैं। या चौथा, एपोप्टोसिस कहलाती हैं। तो बहुत सिंपल आंसर होगा कि जो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं दूसरे अंगों तक फैल सकती हैं, ये घटना को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस वो प्रक्रिया है जहाँ पे जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते हैं, और यही जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर की भी पहचान होती है, और इसी को हम लोग मेटास्टेसिस भी कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कैंसर से, जो आप निश्चित तौर पे अपने दिमाग में रखना चाहेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कैंसर के उपचार में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। कैंसर का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, तो ट्रीटमेंट में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। पहला रेडियोथेरेपी, दूसरा कीमोथेरेपी, तीसरा सर्जरी, या चौथा सभी। तो आप जानते होंगे कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या सर्जरी, इन सभी का सहारा ले सकते हैं। तो ये जो आंसर होगा उपर्युक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑन्कोजीन होते हैं ये क्या होते हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऑन्कोजीन किससे बने होते हैं। 4 ऑप्शन इसके लिए भी दिया गया है। ये प्रोटो ऑन्कोजीन के बने होते हैं, आरआरएनए के बने होते हैं, टीआरएनए के बने होते हैं, या ये एमआरएनए के बने होते हैं। तो ये हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो ऑन्कोजीन है ये एक तरीके से कैंसर को प्रेरित करने वाला जीन है। नाम ही है ऑन्को। तो ऑन्को वर्ड हम लोग कैंसर के लिए यूज करते हैं, इसीलिए आप देखे होंगे कैंसर के अध्ययन को आप लोगों ने ऑन्कोलॉजी कहा था। तो ये जो कैंसर ऑन्कोजीन है ये बनता है हमारे बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन से। प्रोटो ऑन्कोजीन एक तरीके से इनएक्टिव होता है, नॉन कैंसरस होता है, और यही हमें कैंसर से बचाता है। लेकिन जब ये जीन प्रोटो ऑन्कोजीन परिवर्तित हो जाता है ऑन्कोजीन में, तो व्यक्ति जो है वो कैंसर से पीड़ित कहलाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैंसर से संबंधित क्वेश्चन है जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग ऑन्कोजीन के बाद कैंसर से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब ये जो अभी तक आपने क्वेश्चन कैंसर से संबंधित क्वेश्चंस देखे हैं उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो इस लिस्ट में नहीं है। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चंस की लिस्ट आप और यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे जो कैंसर के आपके पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देता है। तो 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कैंसर से संबंधित क्वेश्चन के होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और जो आपको जानना चाहिए, वो हम यहाँ पे अलग से ऐड कर देते हैं। और क्वेश्चन होगा आपसे कि ये जो वर्ल्ड में कैंसर के जागरूकता के लिए हम लोग जो एंटी कैंसर डे मनाते हैं वो कब मनाते हैं। कैंसर ना हो इसके लिए दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आप चाहें तो आंसर कर सकते हैं। वैसे 4 फरवरी को हम ये मनाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होगा कैंसर से संबंधित। आते हैं कैंसर के दूसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूछा जा सकता है, वो होगा बायोप्सी। कैंसर के ऊतकों के परीक्षण के लिए हम जिस तकनीक का सहारा लेते हैं उसे हम बायोप्सी कहते हैं। यानी बायोप्सी में हम कैंसर के ऊतकों का परीक्षण करते हैं। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में लगभग पूछा ही जाता है, कैंसर के ऊतकों का परीक्षण। इस तकनीक को, इस माध्यम को हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। उसी तरीके से ये 2 और क्वेश्चन आते हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन। इसके फुल फॉर्म क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या होता है। तो जहाँ पे आप एमआरआई को मैग्नेटिक
रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। वहीं सीटी स्कैन के लिए आप कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चंस कैंसर से संबंधित टॉपिक से जुड़े हैं और ये एग्जाम में क्वेश्चन बन के कई बार आए भी हैं। तो हम लोग देख रहे थे मलेरिया, कैंसर और एड्स जैसे बीमारियों के महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया था। तो हमें आपने देखा कि मलेरिया के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन रहे थे उसको ऐड भी किया। कैंसर के केस में भी हम लोगों ने यही किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो ये आप ऐड कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इसमें हम देखेंगे कि ये जो एक क्वेश्चन जो था आपका यहाँ पे कैंसर से था, जो छूट गया था, जिसको मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे आपको शेयर किया है। कैंसर की पहचान के लिए कौन सी तकनीक जो है उपयोगी होती है? तो यहाँ पे हमने बात किया था बायोप्सी, एलिजा, पीसीआर और ईसीजी। चारों शब्द से आप निश्चित तौर पे परिचित होंगे और यहाँ पे आपको आंसर में देना है बायोप्सी। जैसे मैंने कहा था, कैंसर के ऊतकों का परीक्षण के लिए जो विधि हम यूज करते हैं उस तकनीक को हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। जबकि एलिजा आप देख रहे होंगे कि एड्स का हम लोग HIV का परीक्षण करते हैं, वहाँ एलिजा का उपयोग किया जाता है। पीसीआर आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। ये भी जो है वो जीन से संबंधित तथ्यों को खोजने में, पता लगाने में किया जाता है। ईसीजी जैसा कि आप देखे होंगे कि हार्ट की जो आपका जो वेव है उसको मॉनिटर करने के लिए, देखने समझने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में, और ये जो अगला क्वेश्चन होगा ये हमारे टॉपिक से जो संबंधित होगा वो होगा एड्स से। तो आइए एड्स के बारे में देखते हैं कि एड्स के कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एड्स किस वायरस से विकसित होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बिना देरी किए आप आसानी से बता सकते हैं। HIV, जिसे आप ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। ये जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है इसी के द्वारा जो है एड्स जैसी बीमारी फैलती है। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट होगा यहाँ पे। आगे आते हैं दूसरे प्रश्न में, HIV में मुख्य रूप से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV की जो वायरस जो होते हैं वो शरीर के किस कोशिका पर आक्रमण करते हैं, ये हम लोग को समझना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और बिना देरी किए आपको लगाना है। CD4 जो हेल्पर टी सेल था, इसी के ऊपर मुख्य रूप से अटैक किया जाता है और हेल्पर सेल के इस अटैक की वजह से हमारे बॉडी के जो अच्छे सेल है, जो लड़ाकू सेल है, जो बीमारी से, रोग से लड़ने से बचाते हैं, वो पहले ही क्षतिग्रस्त होने शुरू हो जाते हैं। तो CD4 या हेल्पर टी सेल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका आंसर होगा यहाँ पे। आते हैं तीसरा, HIV का जो वायरस है इसमें से उस कौन सा वायरस है? क्या वो एक DNA वायरस है? क्या वो रेट्रो वायरस है? क्या वो एक बैक्टीरिया है? क्या वो फंगस है? तो सिंपल है, HIV का जो वायरस है वो एक वायरस है और ये जो वायरस है वो रेट्रो वायरस की कैटेगरी में आता है। पुराना वायरस है तो ऑप्शन आप लगा देंगे रेट्रो वायरस। अगले प्रश्न की ओर जाएं तो HIV की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये आपको पिछले स्क्रीन पे मैंने बताया कि जो एलिजा टेस्ट होता है ये हम लोग HIV के जांच में यूज करते हैं, जिसे हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं। और इससे हम लोग जो है HIV पॉजिटिव या नेगेटिव जो है रिपोर्ट को जानने में इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर ये तीन और टेस्ट की बात करें तो जहां आप विडाल टेस्ट टाइफाइड में यूज करते हैं, वहीं मैंटॉक्स टेस्ट जो है वो टीबी के केस में यूज किया जाता है। ये दो क्वेश्चन भी आप ऐड कर सकते हैं। विडाल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड के केस में यूज किया जाता है, और मैंटॉक्स टेस्ट जो है वो टीबी के लिए, VDRL जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। तो जो भी ऑप्शन आपके उपलब्ध हैं उससे भी संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आइए अब आगे देखते हैं कि निम्न में से HIV का संचरण जो है किससे नहीं होता है। HIV का जो इन्फेक्शन है इनमें से किससे नहीं होता है? पहला है संक्रमित रक्त से, असुरक्षित यौन संबंध से, मच्छर के काटने से, संक्रमित सुई से। तो आपने पढ़ा होगा कि संक्रमित रक्त जो है कारण बनता है, असुरक्षित यौन संबंध कारण बनता है, जबकि संक्रमित सुई भी एक कारण है एड्स होने का। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मच्छर के काटने वाला जो फैक्टर है ये कारण नहीं बनता है। तो मच्छर के काटने से एड्स नहीं होता, ये लाइन आप याद रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर।
यहाँ हम देखेंगे कि जो एचआईवी संक्रमण में प्रतिरक्षा शक्ति जो कमी होती है उसका मुख्य कारण क्या है। इम्यूनिटी जो कोलैप्स होने लगती है, इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो जाती है, रोग से लड़ने की क्षमता जो है वो ख़त्म होती है, उसके लिए इसमें से कौन सा कम हो जाता है? क्या आरबीसी की कमी हो जाती है, CD4 कोशिकाओं का नष्ट होना, प्लेटलेट की वृद्धि होनी या डब्ल्यूबीसी में वृद्धि होनी? तो बहुत सिंपली आपने CD4 सेल, हेल्पर टी सेल के बारे में पढ़ा था। ये कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, यही आपके शरीर के वास्तविक रखवाले होते हैं, और जब इनकी बॉडी में कमी होने लगती है तो कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आपको टच करता है और संक्रमण जो है आपकी बॉडी में फैलते जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि जो एचआईवी का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। अगर हम एचआईवी वायरस के अनुवांशिक पदार्थ की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि एचआईवी जो वायरस है उसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। एचआईवी वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ये हम लोगों को देखना है। तो देखेंगे हम लोग क्या है भाई, डीएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, या आरएनए पाया जाता है, या प्रोटीन पाया जाता है, या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कि एचआईवी वायरस में कौन से जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो आपने बहुत आसानी से इसका आप जवाब दे पाएंगे कि जो आरएनए था, जिसे आप सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, यही उसका जेनेटिक मटेरियल है, और यही जेनेटिक मटेरियल लेके वायरस जो आपके बॉडी के अंदर इंटर करता है। अब बाद में आपने देखा था कि एक एंजाइम था जिसकी सहायता से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके डीएनए वायरस में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप ये भी रखेंगे, आरएनए आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आरएनए हो जाएगा। और यहाँ आपसे पूछा जाएगा उस एंजाइम का नाम जो वायरस के बॉडी में पहले से है, और वो आप बताएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है एक प्रकार का एंजाइम है, और इसी एंजाइम की वजह से ये जो वायरस है बॉडी में इतना बड़ा खेल कर पाता है। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए है। और अगले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्न में से एड्स की रोकथाम का सही उपाय कौन सा नहीं है। तो आपने देखा होगा सोर्सेस के बारे में कि एचआईवी वायरस के जो स्रोत है, सोर्सेस हैं, वहाँ पे हैं सुरक्षित रक्त चढ़ाना, या केवल नई सुई का प्रयोग करना, सुरक्षित यौन व्यवहार, उपरोक्त सभी। निम्न में से एड्स की रोकथाम का सही उपाय कौन है? तो सुरक्षित रक्त चढ़वा दीजिए, बहुत सही है। केवल नई सुई का प्रयोग करिए, वो भी सही है। सुरक्षित यौन व्यवहार रहे, वो भी सही है। और यानी उपरोक्त सभी वाला आंसर जो है बड़ी आसानी से दे पाएंगे। तो आप देख रहे थे मलेरिया, एड्स और कैंसर से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बीमारियों से संबंधित प्रश्न। यहाँ पे आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ अलग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी बताए गए। इसी कड़ी में आप एचआईवी एड्स वाले सीरीज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो वर्ल्ड एड्स डे, एंटी एड्स डे हम लोग मनाते हैं, वो कब मनाया जाता है? तो वो भी याद रखेंगे आप, 1 दिसंबर। दुनिया भर में एड्स के प्रति जागरूकता विकसित हो, इसके लिए विश्व एंटी एड्स डे मनाया जाता है, जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आपसे दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो बीमारी है वो लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आता है कुछ ड्रग के बारे में, तो आप याद रख सकते हैं वहाँ पे AZT और जाइडोविडिन, इस तरह के कुछ दवाइयाँ हैं जो बीमारी में इस ट्रांसमिशन के बाद संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए किया जाता है। तो डिजीज और हेल्थ सेक्शन जो है हम लोग पिछले 15-20 दिनों से पढ़ रहे हैं, और इस सीरीज में हम लोगों ने बड़ी बड़ी 3 बीमारियों को जो सिलेबस में मेंशन है उसको एक तरीके से टारगेट किया, और मलेरिया, कैंसर और एड्स को हम लोगों ने भली भांति समझा और पढ़ा। आज के इस क्लास में इससे संबंधित प्रश्नों का रिवीजन भी कराया गया है। अगले जो वीडियोज आएंगे उसमें आपको हेल्थ और डिजीज वाले सेक्शन में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसे हम एंटीजन या एंटीबॉडी इंटरैक्शन, या एंटीजन वर्सेस एंटीबॉडी, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, या एंटीजन और एंटीबॉडी की क्या प्रकृति है, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगले वीडियोस में हम एंटीजन और एंटीबॉडी की यात्रा को समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।